अंकल, इसमें बैठे तो मर जाओगे। एक 7 साल के लड़के ने कंस्ट्रक्शन साइट पर अरबपति कारोबारी अर्जुन सिंह मल्होत्रा का रास्ता रोक लिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह एक छोटा सा वाक्य एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य में छिपे सच और रिश्तों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अर्जुन ने बच्चे को नीचे देखा और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। कंस्ट्रक्शन की धूल के बीच उसे सीधे घूरती हुई तेज आंखें और होशियार चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा ही लग रहा था, जबकि घर पर उसकी अपनी बेटी का चेहरा उससे बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहां से सुन रहे हैं। हम कामना करते हैं कि उस जगह पर ढेर सारी खुशियां आएं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित मल्होत्रा ग्रुप के मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपने ऑफिस में अर्जुन सिंह मल्होत्रा पूरे शहर को देख रहा था। कांच की खिड़की में उसका अक्स किसी भी नजरिए से एक सफल व्यवसायी का था। उसका डिजाइनर सूट पूरी तरह से फिट था, कलाई पर बंधी घड़ी की कीमत करोड़ों में थी और मेज पर अरबों के सौदों के कागजात पड़े थे। लेकिन उसकी आंखों में इस सारी सफलता से मेल न खाने वाली एक गहरी उदासी थी। अर्जुन धीरे से अपनी कुर्सी पर वापस बैठा और डेस्क की दराज खोली। तीसरे खाने में फाइलों के ढेर के नीचे सावधानी से छिपाई गई एक छोटी सी यूएसबी निकाली। उंगलियों पर प्लास्टिक का ठंडा स्पर्श उसे उस दिन की याद दिला गया। जैसे ही उसने यूएसबी को लैपटॉप से जोड़ा, स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा जिसमें वह एक लड़की के साथ हंस रहा था। अर्जुन, कैमरे को देखना बंद करो और मुझे देखो। वीडियो में मीरा की आवाज़ स्पीकर से गूंजी। 23 साल की मीरा धूप की तरह खिलखिला रही थी और हवा में उड़ते उसके लंबे बाल किसी कविता की तरह खूबसूरत लग रहे थे। कैमरे के पीछे से युवा अर्जुन की शरारती आवाज़ आई, नहीं, मैं इस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूं ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो इस वीडियो को देखकर हंस सकें। विडंबना यह थी कि वे बूढ़े होना तो दूर, 30 के होने से पहले ही अलग हो गए। अर्जुन ने वीडियो रोका और एक गहरी सांस ली। वह आज तक नहीं समझ पाया था कि मीरा उसे अचानक क्यों छोड़ गई, क्यों वह बिना कुछ कहे गायब हो गई। पहले उसे गुस्सा आया, फिर नाराजगी हुई और अब सिर्फ उसकी यादें बची थीं। टक टक, दरवाजे पर दस्तक हुई और अर्जुन ने जल्दी से यूएसबी निकालकर वापस दराज में छिपा दिया। दरवाज़ा खुला और उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। सर, दोपहर 3 बजे की बोर्ड मीटिंग की तैयारी हो गई है। प्रिया मैडम और रोहन खन्ना सर पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके हैं। प्रिया, उसकी पत्नी और ग्रुप की डायरेक्टर। उसका नाम सुनते ही अर्जुन का दिल भारी हो गया। यह शादी उसके माता पिता ने तय की थी, एक बिजनेस डील की तरह, लेकिन अर्जुन ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। उसने मीरा को भूलकर प्रिया के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन बिना प्यार की शादी सिर्फ एक खोखले सीप की तरह थी, जो बाहर से तो खूबसूरत थी पर अंदर से खाली थी। ठीक है, कहो कि मैं आ रहा हूं। सेक्रेटरी के जाने के बाद अर्जुन फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। दूर अरब सागर की लहरें धीरे धीरे उठ रही थीं और शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। उसे लगा कि जिसके पास सब कुछ है, असल में उसने सबसे कीमती चीज खो दी है। सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते और खुशी, यह सब कुछ मीरा के साथ ही चला गया था। अर्जुन अपनी सीट से उठा और अपना ब्लेजर ठीक किया। अब उसे बोर्ड मीटिंग में एक परफेक्ट बॉस का नकाब पहनकर अभिनय करना था। उसे अपनी पत्नी के साथ बैठकर बिजनेस पर चर्चा करनी थी, यह जानते हुए भी कि उन दोनों के दिलों में कोई और है, और इस सच को नजरअंदाज करना था। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए उसके हाथ में एक हल्की सी कंपकंपी थी। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यही वह जिंदगी थी जो मैं चाहता था? क्या मुझे ऐसे ही जीना होगा? कॉरिडोर से गुजरते हुए अर्जुन ने सोचा, अगर उस दिन मीरा मुझे छोड़कर नहीं गई होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती? क्या मैं इस ठंडे मार्बल के फर्श के बजाय एक गर्म और आरामदायक घर में चल रहा होता? क्या मैंने इस कीमती घड़ी की जगह मीरा का दिया हुआ तोहफा पहना होता और सच्चे दिल से मुस्कुरा रहा होता? लेकिन अब यह सब सिर्फ कल्पना थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। लिफ्ट में उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके मन में कहीं अब भी मीरा की हंसी गूंज रही थी। उस दोपहर बोर्ड मीटिंग उम्मीद के मुताबिक ही तनावपूर्ण रही।
जैसे ही वह मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, डायरेक्टर रोहन खन्ना की तीखी नजरें उस पर टिक गईं और बगल में बैठी उसकी पत्नी प्रिया का चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की सुरक्षा बजट को लेकर 2 घंटे से भी ज्यादा बहस चली। अर्जुन ने तर्क दिया कि यह मजदूरों की जान बचाने के लिए न्यूनतम बजट है, लेकिन प्रिया और रोहन ने कंपनी के मुनाफे का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया। आखिरकार मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और अर्जुन थका हुआ देर रात घर लौटा। पेंट हाउस का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम में उसकी 5 साल की बेटी अनाया नैनी के साथ डिनर कर रही थी। पापा के आने की आहट सुनकर भी बच्ची ने खाना बंद नहीं किया। अर्जुन एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बेटी को देखता रहा। घूंघराले भूरे बाल, गोरी त्वचा और नुकीली ठोड़ी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो अर्जुन जैसा हो। उसे याद आया जब अनाया पैदा हुई थी। डिलीवरी रूम में जब उसने पहली बार उसे गोद में लिया था, तभी उसे कुछ अजीब लगा था। नर्स ने कहा था, बिल्कुल अपने पापा पर गई है, लेकिन अर्जुन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उसके खुद के काले सीधे बाल और गहरी पलकें थीं, जबकि बच्ची के जन्म से ही हल्के भूरे मुलायम बाल थे। लेकिन उस वक्त उसने अपने शक को दबा दिया था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह परिवार के किसी और सदस्य पर गई हो, और बच्चे तो बड़े होते होते बदल जाते हैं। अनाया, पापा आ गए, अर्जुन ने नरमी से कहा। अनाया ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी हल्की भूरी आंखों ने बिना किसी भाव के अपने पापा को देखा और औपचारिक रूप से नमस्ते कहकर फिर से खाने लगी। एक 5 साल की बच्ची के लिए अपने पिता के प्रति यह व्यवहार बहुत ठंडा था। अर्जुन का दिल दुख गया, लेकिन उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, क्या बच्चे सहज रूप से जान जाते हैं कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है। आप आ गए? प्रिया ऊपर से नीचे आते हुए बोली। बोर्ड मीटिंग वाले पहनावे के बजाय सिल्क के गाउन में वह अब भी परफेक्ट दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। उसे तो बोर्ड मीटिंग में प्रिया और रोहन के बीच के वो गुप्त इशारे ज्यादा साफ याद थे। आज बोर्ड मीटिंग में आप कुछ ज्यादा ही जिद कर रहे थे। रोहन जी की बात में भी दम था। जब हमारे कॉम्पिटिटर लागत कम कर रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। प्रिया का रोहन का पक्ष लेना अब अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब भी वह रोहन का नाम लेती, उसमें एक अजीब सी करीबी महसूस होती थी, और अर्जुन इस भावना को नहीं छोड़ पा रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वह अपनी पत्नी पर आरोप नहीं लगा सकता था, या शायद वह जानना ही नहीं चाहता था। वह अपने पहले से ही टूटे हुए परिवार में एक और सच का बम नहीं फोड़ना चाहता था। मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं, अर्जुन ने जवाब देने के बजाय अपनी स्टडी की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा बंद करके अकेले होते ही एक गहरी सांस निकली। मेज पर रखी फैमिली फोटो पर उसकी नजर गई। यह पिछले साल अनाया के जन्मदिन पर ली गई थी। फोटो में तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन यह सिर्फ फोटोग्राफर के कहने पर किया गया एक अभिनय था। अर्जुन ने दराज से व्हिस्की निकाली और एक गिलास में डाली। कड़वा तरल उसके गले से नीचे उतरा, लेकिन यह उसके दिल की कड़वाहट के आगे कुछ भी नहीं था। खिड़की के बाहर मुंबई की रात जगमगा रही थी। लाखों बत्तियां चमक रही थीं, लेकिन उनमें से कितने घरों में सचमुच खुशहाल परिवार होंगे। अचानक अर्जुन के मन में एक व्यंग्यात्मक विचार आया। अगर प्रिया ने सच में किसी और के बच्चे को अपनी बेटी बताकर उसे धोखा दिया है, तो यह निश्चित रूप से एक विश्वासघात है। लेकिन वह खुद क्या कर रहा है? वह आज भी अपने दिल में मीरा को बसाए हुए है और प्रिया के बगल में एक पति होने का नाटक कर रहा है। क्या यह भी एक तरह का धोखा नहीं है? शायद यह सब उनकी सजा थी, एक ऐसे रिश्ते का दुखद परिणाम जो बिना सच्चे प्यार के शुरू हुआ था। अर्जुन ने अपना गिलास फिर से भरा और कल के बारे में सोचने लगा। सुबह उसे फिर से एक सामान्य परिवार होने का नाटक करना होगा। डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ते हुए प्रिया से दिन के शेड्यूल पर चर्चा करना और स्कूल जाती अनाया के सिर पर हाथ फेरना। यह सब ऐसे करना होगा जैसे सब कुछ सच हो, लेकिन जैसे एक टूटा हुआ आईना जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं, उनका परिवार का ढांचा भी मरम्मत से परे टूट चुका था। अगली सुबह 5 बजे मुंबई के बाहरी इलाके में एक विशाल नई कंस्ट्रक्शन साइट पर हलचल शुरू हो चुकी थी। यह मल्होत्रा ग्रुप का एक महत्वाकांक्षी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। स्टील के ढांचे आसमान की ओर बढ़ रहे थे और जगह जगह वेल्डिंग की चिंगारियां अंधेरे को चीर रही थीं।
एक कोने में बने अस्थायी ढाबे में एक बुजुर्ग महिला एक बड़े से बर्तन में कुछ पका रही थी। उसके बगल में एक 7 साल का लड़का एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर अपनी नानी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वह आरव था, सांवली त्वचा और तेज आंखों वाला। यह बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफी होशियार लगता था। आरव बेटा, नानी काम कर रही हैं, तुम बाहर जाकर खेलो, नानी ने चिंता भरी नजरों से कहा। लेकिन आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, कोई बात नहीं नानी, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या मैं आलू छील दूं? नानी का दिल अपने पोते की बात सुनकर भर आया। 7 साल का बच्चा इतना समझदार था। आरव की माँ सुबह से देर रात तक सफाई का काम करती थी, इसलिए उसके पास बच्चे की देखभाल का समय नहीं होता था और नाना जी जल्दी गुजर गए थे। इसलिए नानी ही आरव को पाल रही थी। वह जानती थी कि कंस्ट्रक्शन साइट एक खतरनाक जगह है, लेकिन बच्चे को कहीं और छोड़ने की कोई जगह नहीं थी। जब नानी काम कर रही थी, आरव ढाबे से बाहर आ गया। कंस्ट्रक्शन साइट उसके लिए एक विशाल खेल का मैदान थी। ऊंची क्रेनें, शोर करती भारी मशीनें, सब कुछ उसे हैरान करता था। आरव को खास तौर पर लोगों को देखना पसंद था। वह ध्यान से देखता कि कौन किस हाव भाव से काम कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। उस दिन भी आरव साइट पर इधर उधर घूमकर सब कुछ देख रहा था। तभी एक काली लग्जरी कार साइट पर पहुंची और उसमें से सूट पहने 2 लोग उतरे। आरव एक खंभे के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। एक महिला थी और एक पुरुष, और वे दोनों बहुत करीब लग रहे थे। रोहन, क्या यह सब सच में हमारा हो सकता है? महिला ने पुरुष का हाथ पकड़कर फुसफुसाया। आरव नहीं जानता था कि वे कौन हैं, लेकिन उसे महिला की आवाज में एक अजीब सा उत्साह और उम्मीद महसूस हुई। बिल्कुल, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। बस उस अर्जुन सिंह मल्होत्रा को रास्ते से हटाना है और यह कंपनी अपने आप हमारे हाथों में आ जाएगी। रोहन नाम के उस आदमी ने महिला की कमर में हाथ डालकर जवाब दिया। आरव ने अपनी सांस रोककर उनकी बातें सुनी। वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन वह सहज रूप से समझ गया था कि वे कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। अगर हम पकड़े गए तो चिंता मत करो, हम इसे एक हादसा दिखाएंगे। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी की बात पर महिला हंस पड़ी। फिर उसने चारों ओर देखा और आदमी के गाल पर किस कर लिया। आरव चौंककर पीछे हटा और गलती से एक छोटे से पत्थर पर पैर रख दिया, जिससे आवाज हुई, कौन है? रोहन ने तीखे स्वर में चिल्लाते हुए आरव की दिशा में कदम बढ़ाया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सौभाग्य से पास से गुजर रही एक बिल्ली दिखाई दी और रोहन रुक गया। क्या? एक बिल्ली थी? रोहन ने बड़बड़ाते हुए कहा और वापस मुड़ गया। तब जाकर आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी बातें आरव के दिमाग में बैठ गईं। किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना, इसे एक हादसा दिखाने की बात और कंपनी पर कब्जा करने का लालच। एक 7 साल के बच्चे के लिए यह सब बहुत डरावना था। इसके बाद भी आरव ने उन दोनों को अक्सर देखा। वे हमेशा साइट के किसी सुनसान कोने में मिलते और कुछ चर्चा करते और कभी-कभी एक दूसरे को गले लगाते। आरव को स्पष्ट रूप से पता था कि वे पति पत्नी नहीं हैं, क्योंकि उसने महिला को कभी-कभी यह कहते सुना था, अगर मेरे पति को पता चला तो। एक शाम आरव अपनी नानी के साथ घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने साइट के एक कोने में कुछ संदिग्ध हरकत देखी। हेलमेट पहने 2 आदमी लिफ्ट के पास कुछ कर रहे थे। आरव उत्सुकतावश थोड़ा और करीब गया। बस यह सेफ्टी पिन निकालनी है ना? हाँ, और सेंसर को भी बंद करना होगा ताकि ऊपर किसी को शक न हो। आरव ने उनकी बातें सुनी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया था कि वे लिफ्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वीआईपी कल आ रहा है ना? हाँ, सुबह ठीक 10 बजे। वह इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा, तो फिर काम खत्म। 20वीं मंजिल से गिरने के बाद चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो, बच नहीं पाएगा। इतना पैसा किस काम का, जब अंत ऐसा हो। आदमी शैतानी से हंसे। आरव इतना डर गया कि वह वहीं जम गया। यह सोचकर कि कल वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति मर सकता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात किसे बताए। अगर वह पुलिस को बताता तो एक बच्चे की बात पर कौन यकीन करेगा। उस रात आरव ने एक बुरा सपना देखा। उसने सपने में लिफ्ट को गिरते हुए देखा। चीखों के साथ धातु के टूटने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी।
आरव पसीने से लथपथ नींद से जागा और अपनी नानी से लिपटकर रोने लगा। नानी, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या सपना देखा? नानी ने उसे सहलाते हुए पूछा, लेकिन आरव जो देखा था वह बता नहीं सका। इसके बजाय उसने मन ही मन ठान लिया, कल जब वह वीआईपी आएगा तो उसे हर हाल में रोकना होगा। उसने सोचा कि भले ही वह एक छोटा और कमजोर बच्चा है, लेकिन अगर वह किसी की जान बचा सकता है तो उसे हिम्मत दिखानी होगी। अगली सुबह आरव सामान्य से जल्दी उठकर अपनी नानी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गया। उसके दिल में डर और संकल्प का मिला जुला भाव था। आज ही वह वीआईपी आने वाला था। आरव लिफ्ट के पास बेचैनी से इंतजार करने लगा। 9 बजे, 9:30 और आखिरकार 10 बजने वाले थे। काली बड़ी गाड़ियां एक के बाद एक साइट पर पहुंचीं और सूट पहने लोग नीचे उतरे। उनमें से बीच में खड़ा एक आदमी आरव की नजर में आया। उसमें दूसरों से अलग एक रौब और करिश्मा था। आरव को लगा कि यही वीआईपी है। आरव का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अर्जुन सिंह मल्होत्रा को लिफ्ट की ओर बढ़ते देख आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने छोटे पैरों से पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन बड़ों के लंबे कदमों का मुकाबला करना मुश्किल था। अर्जुन के सेक्रेटरी और गार्ड लिफ्ट का दरवाजा खोलकर सुरक्षा की जांच कर रहे थे। आरव की सांस फूल गई और उसका गला सूखने लगा। अंकल, अंकल, 1 मिनट रुकिए, आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट के शोर में उसकी आवाज दब गई। खुदाई करने वाली मशीनें भयानक शोर कर रही थीं और वेल्डिंग की आवाज कानों को फाड़ रही थी। जैसे जैसे अर्जुन लिफ्ट के करीब पहुंचता, आरव का दिल और तेजी से धड़कता। उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आखिरकार अर्जुन लिफ्ट के सामने पहुंचा और अंदर कदम रखने ही वाला था। आरव ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर अर्जुन की पैंट पकड़ ली। आरव की आंखों में आंसू देखकर गार्ड चौंक गए और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। ए लड़के, हटो यहां से, यह खतरनाक है। एक हट्टे कट्टे गार्ड ने आरव को हटाने की कोशिश की, लेकिन आरव और मजबूती से चिपक गया। उसने अपने छोटे हाथों से अर्जुन के कपड़े कसकर पकड़ लिए और छोड़ा नहीं। अंकल, इसमें मत बैठिए, यह गिर जाएगी। सच कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात मानिए। आरव की आवाज में सच्ची घबराहट और विनती थी। अर्जुन एक पल के लिए रुका और आरव को नीचे देखा। आरव की आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य बच्चों से अलग था। एक तरह की बेताबी। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें और हांफती हुई सांसें यह नहीं बता रही थीं कि वह झूठ बोल रहा है। क्या हुआ? बात क्या है? अर्जुन ने झुककर आरव की आंखों के स्तर पर आकर पूछा। आसपास के अधिकारी और गार्ड हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें देर होने की चिंता थी। कल रात बुरे अंकलों ने लिफ्ट खराब कर दी। उन्होंने सेफ्टी पिन निकाल दी और सेंसर भी बंद कर दिया, वीआईपी के बैठने पर उसे गिराने के लिए। आरव की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। इसे सिर्फ एक बच्चे की कल्पना कहकर खारिज करना मुश्किल था, क्योंकि बातें बहुत विशिष्ट थीं, और वीआईपी शब्द सुनकर उसे यकीन हो गया कि इस बच्चे ने सच में कुछ देखा है। सर, हमें देर हो रही है। मैं इस बच्चे को संभालता हूं, सेक्रेटरी ने जल्दबाजी में कहा, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने आरव से दोबारा पूछा, क्या तुम उन बुरे अंकलों को जानते हो? आरव ने सिर हिलाया, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आया हो, बोला, चेहरा तो नहीं देखा, पर एक ने कहा था 20वीं मंजिल से गिरने पर अरबपति भी खत्म हो जाता है। उस पल अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई संयोग नहीं था, कोई उसे निशाना बना रहा था। उसे हाल ही में बोर्ड मीटिंग में प्रिया और रोहन का अजीब रवैया याद आया। सुरक्षा बजट कम करने की उनकी जिद अब बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी। हम दूसरी लिफ्ट से जाएंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। साइट मैनेजर घबराकर पास आया, लेकिन सर, यह लिफ्ट सबसे सुरक्षित और तेज है। दूसरे रास्ते से जाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन एरिया से गुजरना होगा। कोई बात नहीं, हम पैदल भी जा सकते हैं। अर्जुन के फैसले के आगे उसके साथियों को झुकना पड़ा। जैसे ही वे दूसरे रास्ते से जाने लगे, आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी पल एक अविश्वसनीय घटना घटी। धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ खाली लिफ्ट चलने लगी। जैसे कोई उसे रिमोट से चला रहा हो, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह ऊपर जाने लगी। सब हैरान होकर उस नज़ारे को देखते रहे। लिफ्ट तेजी से ऊपर चढ़ती गई। 10वीं, 15वीं मंजिल पार करके 20वीं मंजिल पर पहुंच गई
और अगले ही पल एक भयानक दृश्य सामने आया। केबल टूटने की तीखी आवाज के साथ लिफ्ट ने फ्री फॉल करना शुरू कर दिया। धातु का ढांचा हवा में मुड़ता हुआ नीचे गिर रहा था। यह सब एक स्लो मोशन फिल्म की तरह लग रहा था। धड़ाम! लिफ्ट के जमीन से टकराने की आवाज ने पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को हिला दिया। धूल का एक बड़ा गुबार उठा और टुकड़े चारों ओर बिखर गए। अगर अर्जुन उस लिफ्ट में होता तो अब तक उसकी पहचान भी नहीं हो पाती। सभी लोग सदमे में थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने पीले पड़े चेहरे से आरव की ओर देखा। इस छोटे से बच्चे ने उसकी जान बचाई थी। घुटनों के बल बैठकर आरव के कंधे पकड़ते हुए अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तुमने मुझे बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन की आवाज में सच्ची कृतज्ञता के साथ साथ एक तरह का सम्मान भी था। एक 7 साल के बच्चे ने जो हिम्मत दिखाई थी वह कोई और नहीं कर सकता था। सिक्योरिटी चीफ, तुरंत साइट को सील करो और पुलिस को बुलाओ और लिफ्ट से छेड़छाड़ के सबूत ढूंढो। यह साफ साफ हत्या की कोशिश है। अर्जुन के आदेश पर गार्ड तुरंत हरकत में आ गए। साइट को तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया और जल्द ही पुलिस पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने लिफ्ट के मलबे की जांच शुरू कर दी और कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। इस सब के बीच आरव अर्जुन के पास ही रहा। वह एक रक्षक की तरह चिंता भरी नजरों से देख रहा था कि कहीं अर्जुन को चोट न लग जाए। आरव का यह रूप देखकर अर्जुन का दिल भर आया। तुम्हारा नाम क्या है? आरव शर्मा। आरव, तुमने आज जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। तुम एक हीरो हो। अर्जुन की तारीफ सुनकर आरव शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे हीरो कहा था। पुलिस की पूछताछ के दौरान अर्जुन आरव को एक सुरक्षित जगह पर ले गया। कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस में बैठकर गर्म कोको पीते हुए आरव अब जाकर एक 7 साल का बच्चा लग रहा था। आरव, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मम्मी काम पर गई हैं। पापा नहीं हैं। नानी वहां ढाबे में काम करती हैं। आरव के जवाब से अर्जुन को समझ आया कि यह बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों था। उसे गर्व महसूस हुआ कि गरीबी के बावजूद यह बच्चा इतना बहादुर और नेक दिल इंसान बना है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी चीफ घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर आया। सर, हमने लिफ्ट के सेंसर रिकॉर्ड्स की जांच की है। कल रात 11 बजे के आसपास असामान्य छेड़छाड़ हुई थी और आज सुबह इसे रिमोट से ऑपरेट करने के भी सबूत मिले हैं। सिक्योरिटी चीफ एक पल रुका, चारों ओर देखा और फुसफुसाया। जिस कोड का इस्तेमाल किया गया है वह केवल हमारी कंपनी के इंटरनल सिस्टम से ही एक्सेस किया जा सकता है। यह किसी अंदर वाले का ही काम है। अर्जुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कंपनी के अंदर से ही कोई उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था और उसे यह भी अंदाजा था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। आरव, क्या तुमने उन बुरे अंकलों के अलावा किसी और संदिग्ध व्यक्ति को देखा है? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक कुछ याद आने पर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने एक अजीब अंकल और आंटी को देखा था। वे कह रहे थे कि वे कंपनी पर कब्जा कर लेंगे और किसी को रास्ते से हटाना होगा। आरव की गवाही सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिर्फ हत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल वाले ऑफिस में अर्जुन खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ले रहा था। उसकी मेज पर एक प्राइवेट जासूस की रिपोर्ट रखी थी जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। लिफ्ट क्रैश की साजिश को उजागर करने के लिए उसने इंडस्ट्री के सबसे अच्छे जासूस विक्रम सिंह को काम पर रखा था। सर, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह कोई साधारण गलती नहीं है। यह एक सुनियोजित हत्या की कोशिश है। जासूस विक्रम सिंह की आवाज धीमी और गंभीर थी। उसने जो फाइल दी थी उसमें चौंकाने वाले सबूत भरे पड़े थे। लिफ्ट से छेड़छाड़ करने वाले 2 आदमी रोहन खन्ना की एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के कर्मचारी थे। घटना से एक दिन पहले उनके बैंक खातों में 50-50 लाख रुपये जमा किए गए थे और सबसे बढ़कर जिसने अर्जुन का दिल दहला दिया वह थी प्रिया के ऑफिस से की गई फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग। बस कल का दिन निकल जाए, फिर हमारी मनचाही कुर्सी पर हमारा आदमी बैठेगा, काम सफाई से करना। यह साफ तौर पर प्रिया की आवाज थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। सर, ये सबूत काफी हैं। आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए।
विक्रम सिंह के सुझाव पर अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। अभी नहीं, मुझे और भी पक्के सबूत चाहिए। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं थी। बचे, अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मुंबई की शानदार रात की रोशनी उसके सामने थी, लेकिन उसकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अचानक आरव का चेहरा याद आया। उस छोटे लड़के की साफ आंखें, जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे किसी कारण से जानी पहचानी लग रही थीं। क्या यह सिर्फ यादों की वजह से था? उसे आरव के चेहरे में मीरा की झलक दिखाई दी। जब उसका चेहरा दिमाग में घूम रहा था, अर्जुन ने जासूस से एक और जांच करने को कहा। आपको एक और चीज पता करनी है। क्या सर? 7 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो अचानक गायब हो गई थी। उसका नाम मीरा शर्मा है। मुझे पता करना है कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। जासूस ने सिर हिलाते हुए नोट किया, जबकि अर्जुन अपनी मेज की दराज में रखी यूएसबी को छू रहा था। मीरा के साथ की यादों से भरी वह छोटी सी चीज आज उसे बहुत भारी लग रही थी। बदला लेने की तैयारी करते हुए भी उसके दिल के एक कोने में अब भी उसके पहले प्यार की परछाई मंडरा रही थी। 3 दिन बाद शनिवार दोपहर अर्जुन आरव के मोहल्ले की ओर गया। पुरानी, एक दूसरे से सटी इमारतों वाली तंग गली में धीरे धीरे चलते हुए उसने अपनी जेब में रखे लिफाफे को छुआ। यह उस 7 साल के लड़के के लिए था जिसने उसकी जान बचाई थी। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने यह इनाम तैयार किया था, लेकिन जब उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी और मुड़कर देखा, तो प्रिया एक ठंडी मुस्कान के साथ खड़ी थी। सुना है, आप आरव नाम के उस बच्चे को धन्यवाद देने जा रहे हैं? मुझे भी साथ चलना चाहिए। आखिर उसने मेरे पति की जान बचाई है। प्रिया की आवाज सामान्य थी, लेकिन अर्जुन उसके अंदर छिपे जहर को महसूस कर सकता था। जासूस की रिपोर्ट मिलने के बाद से उसे अपनी पत्नी का हर काम एक नाटक लग रहा था, लेकिन अभी उसे अनजान बने रहना था जब तक कि उसे और भी पुख्ता सबूत न मिल जाएं। हाँ, चलो साथ चलते हैं, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया और फिर से चलने लगा। तंग गली के आखिर में एक छोटे से घर के सामने पहुंचकर उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। क्यों? वह तो सिर्फ एक बच्चे को धन्यवाद देने आया था जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी भाग्यशाली चीज का सामना करने वाला हो। जब उसने डोरबेल बजाई तो अंदर से एक बच्चे की आवाज आई। कौन है? आरव, मैं वही अंकल हूं जिनसे तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे। मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूं। दरवाजा खुला और आरव एक शर्मीली मुस्कान के साथ बाहर आया। उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई और एक महिला सामने आई। उस पल अर्जुन को लगा जैसे समय रुक गया हो। 7 साल बीत जाने के बावजूद वह अब भी वैसी ही दिख रही थी जैसी उसकी यादों में थी। थोड़ी कमजोर और थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी साफ आंखें और गर्म मुस्कान नहीं बदली थी। मीरा? अर्जुन के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली और मीरा भी उसे देखकर चौंक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और फिर घबराहट से भर गया। आरव ने समझ लिया कि उसकी माँ और अंकल एक दूसरे को जानते हैं और उसने हैरानी से सिर हिलाया। मम्मी, आप इन अंकल को जानती हैं? मीरा बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाई और बस अपने होंठ काटती रही। अर्जुन का भी यही हाल था। 7 साल पहले बिना कुछ कहे गायब हो जाने वाला उसका पहला प्यार उसी बच्चे की माँ थी जिसने उसकी जान बचाई थी। इससे ज्यादा नाटकीय मुलाकात क्या हो सकती थी? लेकिन अर्जुन की नजर आरव पर टिक गई। 7 साल की उम्र और मीरा से मिलता जुलता चेहरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली और यह बच्चा? उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। मुझे छोड़कर उसने किससे शादी की और इतना प्यारा बच्चा पैदा किया? अर्जुन के मन में विश्वासघात, ईर्ष्या और पुरानी यादों का एक जटिल तूफान उठ रहा था। तभी प्रिया ने तीखी आवाज में दखल दिया। अरे मीरा जी, आप? बहुत समय बाद देखा। प्रिया की बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। प्रिया मीरा को कैसे जानती थी? उन दोनों के बीच तो कोई संबंध नहीं था। मीरा का चेहरा और भी सख्त हो गया और प्रिया ने एक विजयी मुस्कान दी। इस अजीब माहौल को महसूस करते हुए आरव अपनी माँ के पीछे छिप गया और धीमी आवाज में बोला, मम्मी, वो आंटी डरावनी है। उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर वो किसी और अंकल के साथ। इससे पहले कि आरव कुछ और कहता, मीरा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन अर्जुन ने यह सुन लिया था।
आरव ने कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रिया को देखा था, और वह भी किसी और आदमी के साथ। आरव, अंकल तुम्हारे लिए यह लाए हैं। तुमने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने लिफाफा निकालकर आरव को दिया। मीरा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की विनती भरी आंखों को देखकर आखिरकार उसे लेना पड़ा। कुछ देर की अजीब खामोशी के बाद आरव अचानक अर्जुन के पास आया और फुसफुसाया, अंकल, लेकिन आपकी पत्नी किसी और अंकल के साथ किस क्यों कर रही थी? मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा था। एक बच्चे का मासूम सवाल था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अर्जुन का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। अर्जुन ने शांति से अपनी जेब से फोन निकाला, रोहन खन्ना की तस्वीर दिखाई और पूछा, आरव, क्या यह वही अंकल थे? हाँ, यही थे। ये अंकल और आंटी साथ में थे। वे कह रहे थे कि यह सब हमारा है। और फिर उन्होंने किस किया? आरव के जवाब से अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। बच्चे की गवाही ने प्रिया और रोहन के अवैध संबंधों के शक को और भी गहरा कर दिया। प्रिया आरव और अर्जुन को चुपचाप बात करते देख घबरा रही थी। अर्जुन, अब चलें, हमें बहुत काम है, प्रिया ने आग्रह किया, और अर्जुन ने सिर हिलाया। जाने से पहले उसने एक बार फिर मीरा को देखा। 7 साल के समय ने उनके बीच एक गहरी खाई बना दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के लिए भावनाएं अब भी बाकी थीं। मीरा की आंखों में आंसू यही बता रहे थे। मीरा, तुम कैसी हो? अर्जुन के पूछने पर मीरा ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आरव ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। यह देखकर अर्जुन का दिल भारी हो गया। यह देखना दर्दनाक था कि वह किसी और के बच्चे को पाल रही है, और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। घर वापस आते समय कार में प्रिया लगातार अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से जल्दी में संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अर्जुन रियर व्यू मिरर से अपनी पत्नी को देखते हुए सोच रहा था, उसे आरव की गवाही की और भी गहराई से जांच करवानी होगी। उस रात अर्जुन ने जासूस विक्रम सिंह को फोन किया। विक्रम जी, मुझे एक और जांच करवानी है। प्रिया और रोहन के रिश्ते की और गहराई से छानबीन करें। आज मुझे एक महत्वपूर्ण गवाही मिली है। कैसी गवाही सर? एक चश्मदीद गवाह है, एक बच्चा जिसने उन दोनों को कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलते हुए देखा है, और उसने यह भी सुना है कि वे कह रहे थे कि कंपनी उनकी हो जाएगी। ठीक है सर, मैं तुरंत जांच शुरू करता हूं। फोन काटने के बाद अर्जुन अपनी स्टडी में गया। उसने दराज से मीरा की यादों वाली यूएसबी निकाली। स्क्रीन पर उनके खुशहाल दिनों की तस्वीरें चल रही थीं, और उसका मन उलझन में था। मीरा के किसी और के साथ घर बसाने का विश्वासघात और अब भी बची हुई यादें, सब कुछ आपस में उलझ गया था। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह फिर से आया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। उसने जो नई रिपोर्ट दी उसमें चौंकाने वाली बातें थीं। प्रिया और रोहन की होटल से एक साथ बाहर निकलते हुए तस्वीरें, और सबसे बढ़कर हाल ही में रिकॉर्ड की गई एक बातचीत। अर्जुन के मरने के बाद अनाया को सब कुछ विरासत में मिलेगा, तब हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। रोहन की आवाज के बाद प्रिया की ठंडी हंसी सुनाई दी। बिल्कुल, वैसे भी अनाया तुम्हारी ही तो बेटी है। हमारी बेटी को पूरा मल्होत्रा ग्रुप सौंपने का यह एक परफेक्ट प्लान है। अर्जुन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। जिस बात पर उसे शक था वह सच निकली। अनाया उसकी बेटी नहीं थी, और वे शुरू से ही उसे मारकर सब कुछ हड़पने की योजना बना रहे थे। इस सच्चाई ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जासूस के जाने के बाद स्टडी में सन्नाटा छा गया। मेज पर प्रिया और रोहन की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट बिखरी पड़ी थी, और अर्जुन कुछ देर तक उन कागजों को बिना हिले डुले देखता रहा। हर एक शब्द उसकी आंखों के सामने आते ही उसका दिल बैठ जाता था। रोहन, अनाया तुम्हारी ही तो बेटी है। यह एक लाइन उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। अब वह इससे इनकार नहीं कर सकता था। पिछले कई साल जब उसने एक ऐसे बच्चे को अपनी बेटी मानकर गले लगाया जिसमें उसका एक कतरा खून भी नहीं था, और खुद को यह कहकर धोखा दिया कि यही उसके टूटे हुए परिवार को जोड़े रखने का सहारा है, वह सब एक झटके में ढह गया। एक भारी निराशा के साथ कहीं से उठता हुआ गुस्सा उसके गले तक आ गया। अर्जुन लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास गया। खिड़की के पार मुंबई की रात की रोशनी चमक रही थी, लेकिन वे रोशनी अब उसे शानदार नहीं लग रही थी। वे उसे अपने ऊपर हंसती हुई आंखों की तरह महसूस हो रही थीं।
उसने एक हाथ से अपना माथा पकड़ा और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसे पुराने वीडियो में मीरा की हंसी याद आ गई, लहरों की धीमी आवाज, धूप में आंखें सिकोड़ता हुआ उसका चेहरा, और यह वादा कि हम बूढ़े होकर भी यह वीडियो देखेंगे। मीरा, तुमने बिना कुछ कहे मुझे क्यों छोड़ दिया? गले से निकली धीमी आवाज हवा में बिखर गई। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर जासूस विक्रम सिंह का नाम था। अर्जुन ने कुछ पल झिझकते हुए फोन उठाया। सर, आगे की जांच के नतीजे आ गए हैं। बेहतर होगा कि मैं आपसे मिलकर बताऊं। जासूस की आवाज असामान्य रूप से भारी थी। उसे लगा कि कोई और भी बड़ा सच छिपा हुआ है। अर्जुन ने संक्षेप में समय तय किया और फोन काट दिया। फिर उसने डेस्क की दराज खोली और यूएसबी निकाली। उसकी उंगलियों पर महसूस होने वाला ठंडा स्पर्श अजीब तरह से उसके दिल को जकड़ रहा था। लैपटॉप में लगाते ही वीडियो अपने आप चलने लगा और स्क्रीन पर 25 साल का वह खुद कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो इस वीडियो को देखकर हंस सकें। अपनी युवा आवाज सुनते ही आज का अर्जुन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे यह वादा निभाने का मौका ही नहीं दिया गया, और यह सिर्फ एक साधारण अलगाव नहीं था, बल्कि कुछ और था। क्या मीरा ने सच में मुझे छोड़ा था? या फिर? जब वह यह सोच ही रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। सेक्रेटरी ने आकर बताया कि जासूस आ गया है। अर्जुन ने जल्दी से यूएसबी निकालकर दराज में रखी, एक गहरी सांस ली और फिर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। ड्राइंग रूम के सोफे पर विक्रम सिंह एक मोटी फाइल के साथ बैठा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त था, और जिस तरह से उसने फाइल को पकड़ रखा था उसमें एक झिझक दिखाई दे रही थी। बताइए, अर्जुन की धीमी और दृढ़ आवाज सुनकर जासूस ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर फाइल खोली। सर, आपने जिस मीरा शर्मा के मामले की बात की थी, उसमें काफी गहरी साजिश थी। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं था। कागज पलटने की आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। जासूस ने कुछ पन्ने पलटे और एक पेज की ओर इशारा किया। एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और पैसे के लेन देन के बैंक स्टेटमेंट एक साथ थे। 7 साल पहले, जब आप और मीरा जी शादी की बातें कर रहे थे, तब प्रिया मैडम के मायके वालों ने कुछ कदम उठाए थे। ऐसा लगता है कि आपके ससुर जी ने यह सब करवाया था। ससुर जी? यह सुनते ही अर्जुन के हाथों से ताकत चली गई। उसे याद आया कि कैसे उसके ससुर हमेशा मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर मेरे दामाद कहते थे। क्या वह सारी मेहरबानी एक सोची समझी चाल थी? जासूस ने सावधानी से अगला पन्ना पलटा। वहां कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक पुराने मोहल्ले के कैफे के कोने में, फटे हुए वॉलपेपर के सामने, एक मेज पर एक मोटा लिफाफा और नकदी से भरा एक बैग रखा था, और सामने बैठे लोगों के चेहरे धुंधले थे। यह तस्वीर उस समय कैफे में काम करने वाले एक वेटर ने चुपके से खींची थी। इसमें आपके ससुर जी और मीरा जी की मां जैसी दिखने वाली एक महिला आमने सामने बैठी हैं। बड़ी की गई तस्वीर में झुके हुए कंधों के साथ हाथ बांधकर बैठी मीरा की मां दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह चेहरा उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। उसे आरव के पास चुपचाप मुस्कुराती हुई उस नानी का चेहरा याद आ गया। यहाँ एक और रिकॉर्डिंग है। उस वेटर ने इसे अपने पास सुरक्षित रखा था। मैं आपको इसका सार सुनाता हूं। जासूस ने एक डिवाइस चालू किया और कुछ शोर के बाद एक धीमी और धमकी भरी पुरुष आवाज सुनाई दी। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर आपकी बेटी अर्जुन सिंह मल्होत्रा के साथ जुड़ी रही तो हम आप दोनों का जीना मुश्किल कर देंगे। अगर यह खबर फैली कि एक बड़े ग्रुप का वारिस किसी मोहल्ले के कैफे में काम करने वाली लड़की से शादी कर रहा है, तो क्या मीडिया चुप बैठेगी? एक पल की खामोशी के बाद ससुर की आवाज और भी धीमी हो गई। शेयर बाजार में एक बार गिरावट आने से हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। गरीब लड़की के चक्कर में पड़कर कंपनी डुबाने वाला वारिसेस। यह हेडलाइन सोचकर भी भयानक लगती है। हम भी एक प्रतिष्ठित परिवार हैं, और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक लड़की की जिंदगी को एक हादसे की तरह खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सड़क हादसे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, है ना? वह तो एक सीधी सादी लड़की है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने प्यार किया। प्लीज उसे बख्श दीजिए। मीरा की मां की आवाज लगभग रोने जैसी थी। कुर्सी खिसकने की आवाज और मां के सहमने की आहट भी रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रही थी। उस पल
अर्जुन ने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी नसों में खून दौड़ने लगा और उसने दांत भींचकर सांस लेने की कोशिश की। ससुर की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार उसमें और भी नीचता भरी हुई थी। इसलिए मैं आपको यह मौका दे रहा हूं। इन पैसों से आपकी बेटी कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है, लेकिन एक शर्त है। आज से आपको उसे अर्जुन सिंह मल्होत्रा की जिंदगी से पूरी तरह से गायब करना होगा। कोई संपर्क नहीं, कोई खत नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसे सिर्फ उसकी आंखों से नहीं, बल्कि दुनिया से ही मिटाना होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद ससुर की आवाज और भी ठंडी हो गई। ठीक से सोच लीजिए और अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से चेतावनी दे दीजिएगा। अगर वह किसी तरह बच भी गई और अर्जुन के साथ रही, तो क्या मैं उसे किसी और लड़की के साथ देखकर चुप रहूंगा? जब वह लाड़ प्यार में पला अर्जुन वारिस की कुर्सी से हटकर सड़क पर आ जाएगा, तो क्या आपकी बेटी के साथ उसका प्यार बना रहेगा? और अगर आपकी बेटी सच में अर्जुन के बारे में सोचती है, तो चुपचाप उसकी जिंदगी से चले जाना ही सही है। प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। मीरा की मां की आखिरी आवाज लगभग टूट चुकी थी। कागज की सरसराहट और दबी हुई सिसकियों की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंज रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके सीने में एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कुछ धीरे धीरे फट रहा हो। तो जब उसने मुश्किल से बोलना शुरू किया, तो उसकी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे किसी और की हो। मीरा ने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि मुझे बचाने के लिए गई थी। जासूस ने धीरे से सिर हिलाया। इसके बाद मीरा जी ने अपनी एक दोस्त को एक मैसेज भेजा था। जासूस ने एक और कागज निकालते हुए कहा, अगर अर्जुन मुझसे नफरत भी करे तो कोई बात नहीं। दुख तो इस बात का है कि मैं उसके लिए सिर्फ उसे छोड़कर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं कि वह सारी सच्चाई जाने बिना बस मुझे ही कोसे। शब्दों को पढ़ते हुए अर्जुन की आंखें धुंधला गईं। उसकी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और कागज पर लिखे अक्षर फैल गए। उसके मन में जो सालों से जमी हुई नफरत थी, वह एक पल में एक शर्मनाक घाव में बदल गई। तुमने मुझे बिना कुछ बताए क्यों छोड़ दिया? यह सवाल जो उसने मन ही मन सैकड़ों बार दोहराया था, अब उसे व्यर्थ लग रहा था। सर, जासूस की आवाज में सावधानी थी। अर्जुन ने अपनी आंखों को पोंछा और सिर उठाया। उसका चेहरा रोने, दुख और गहरी थकान से भरा हुआ था। संक्षेप में कहूं तो आपका पिछला रिश्ता और मौजूदा शादी काफी हद तक आपके ससुर जी द्वारा बनाई गई एक योजना का हिस्सा थे। उन्होंने मीरा जी को जबरदस्ती बाहर निकाला और उनकी जगह अपनी बेटी यानी प्रिया मैडम को दे दी। यह बात उस सच्चाई की अंतिम पुष्टि थी जिसका उसे पहले से ही अंदेशा था। फिर भी जब उसने इसे किसी और के मुंह से सुना, तो झटका उम्मीद से कहीं ज्यादा जोरदार था। यह एहसास कि उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी शादी और यहां तक कि उसकी यह कुर्सी भी किसी की साजिश और धमकी का नतीजा है, उसे बहुत पीड़ा दे रहा था। मैंने सोचा था कि कम से कम मेरा प्यार तो मेरा अपना था। मैंने खुद को यह कहकर बहलाया था कि मीरा से बिछड़ना किस्मत थी। क्या यह शुरू से आखिर तक दूसरों का बिछाया हुआ जाल था? अर्जुन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से एक भारी सांस निकली। अरबों के सौदों के सामने भी न डिगने वाला आदमी एक लड़की के नाम पर इस तरह टूट रहा था। उसके दिमाग में कई दृश्य घूम गए। अस्पताल में पहली बार अनाया को गोद में लेने पर उसकी अजीब मुस्कान, ससुर की झूठी तारीफें और कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे पकड़ने वाला आरव का छोटा सा हाथ। मीरा का चेहरा और आरव की आंखें एक दूसरे में मिलती हुई लगीं और उसका दिल एक बार फिर दुख से भर गया। सर, खुद को दोष मत दीजिए। उस समय की परिस्थितियों में सच्चाई का पता लगाना लगभग असंभव था। जासूस की सांत्वना में सच्चाई थी, लेकिन अर्जुन के कानों तक वह ठीक से नहीं पहुंच रही थी। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। कांच में उसका अक्स कुछ अजीब लग रहा था। बाहर से वह अब भी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा और सीईओ था, लेकिन उसके अंदर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान टूटे हुए कांच की तरह बिखर चुका था। विक्रम जी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीरे से बुलाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प था। अब तक की सारी जांच की फाइलें एक भी पन्ना छोड़े बिना तैयार रखें, और अगर कुछ और मिलता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सब इकट्ठा कर लीजिए। अब से
मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वही मानूंगा जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। जासूस ने गहरा सिर झुकाया। ठीक है, सर। विक्रम के जाने के बाद स्टडी में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन अपनी मेज पर वापस आया, दराज खोली और यूएसबी निकाली। उसने उस छोटी सी यूएसबी को अपनी हथेली पर रखकर कुछ देर तक देखा। उसे लगा कि इस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में उसका खोया हुआ समय, प्यार और टूटे हुए सच के टुकड़े एक साथ बंद हैं। मीरा, उसने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, जैसे वह चाहता हो कि यह आवाज कहीं ना कहीं उस तक पहुंच जाए। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि तुमने अकेले कितना बड़ा बोझ उठाया था। उसका गला भर आया, लेकिन उसने जबरदस्ती अपने आंसू रोक लिए। यह सिर्फ रोने का समय नहीं था। अब यह पता लगाने का समय था कि किसने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, कैसे उन्होंने कंपनी को अपनी शतरंज की बिसात बना लिया। प्रिया, रोहन और उनके पीछे से धागे खींचने वाले उसके ससुर का चेहरा साफ साफ याद आया। उनकी हंसी, उनके नीच सौदे और उसकी पीठ पीछे किए गए वादे। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची और खोली। जब उसके नाखून उसकी हथेली में चुभने लगे तो अजीब तरह से उसका दिमाग थोड़ा साफ हो गया। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद कर दिया है, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कसम खाई। अब से मैं अपनी बिसात बिछाऊंगा और अपने चुने हुए लोगों के साथ एक नई शुरुआत करूंगा। अब कोई भी मेरे परिवार, मेरे प्यार या मेरी कंपनी के लोगों का अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस संकल्प के साथ अर्जुन की आंखों में बदलाव आ रहा था। एक प्यार खोए हुए आदमी की आंखों से अब वह एक ऐसे व्यक्ति की आंखों से देख रहा था जो सच्चाई का अंत तक पीछा करेगा। और यह संकल्प उसे जल्द ही एक और अप्रत्याशित सच्चाई का सामना करने के रास्ते पर ले जाने वाला था। जासूस के जाने के बाद 1 हफ्ता बीत गया। अर्जुन बाहर से तो सामान्य रूप से कंपनी का काम संभाल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे प्रिया और रोहन की निगरानी से बचकर सबूत इकट्ठा करने थे और साथ ही मीरा और आरव की सुरक्षा का भी इंतजाम करना था। एक दोपहर एक अप्रत्याशित फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर अर्जुन सिंह मल्होत्रा बोल रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ से आई कांपती हुई आवाज सुनकर अर्जुन ने अपना पेन नीचे रख दिया। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हाँ, मैं बोल रहा हूं। आप कौन? इमरजेंसी रूम से बोल रहा हूं। आरव नाम का एक बच्चा अचानक बेहोश हो गया था और उसे यहां लाया गया है। उसकी नानी ने आपका नंबर दिया है। अर्जुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आरव बेहोश हो गया? वह इतना तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखने वाला बच्चा अचानक इमरजेंसी में कैसे पहुंच गया? अर्जुन तेजी से अपनी सीट से उठा। मैं अभी आता हूं। बच्चे की हालत कैसी है? होश तो आ गया है, लेकिन कुछ टेस्ट करने होंगे। उसकी मां बहुत घबराई हुई हैं। फोन काटते ही अर्जुन ने सेक्रेटरी को अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने को कहा और अस्पताल की ओर निकल पड़ा। कार में वह लगातार आरव के बारे में सोचता रहा। उस बहादुर बच्चे का अस्पताल में लेटे होने का ख्याल ही उसके दिल को निचोड़ रहा था। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में पहुंचते ही उसने देखा कि कॉरिडोर के एक कोने में मीरा बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। बगल में आरव की नानी भी चिंता में डूबी हुई थीं। मीरा, अर्जुन ने सावधानी से पास जाकर कहा। मीरा ने सिर उठाया। सूजी हुई और लाल आंखों से अर्जुन को देखते हुए उसका यह हाल देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। जिस औरत से उसने कभी इतना प्यार किया था, वह आज उसके सामने इस हालत में थी। अर्जुन, आरव, हमारा आरव। मीरा की आवाज सिसकियों में डूब गई। अर्जुन ने सहज रूप से उसका कंधा पकड़ लिया और मीरा उस सहारे से कांपने लगी। शांत हो जाओ। आरव एक मजबूत बच्चा है, वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? उसके दिल में कोई समस्या है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे को। मीरा की बात सुनकर अर्जुन की सांस रुक गई। अर्जुन ने मीरा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। क्या वह उसे बच्चे के पिता को खोजने के लिए कह रही थी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं? तभी एक डॉक्टर बाहर आया और बच्चे के परिवार वालों को बुलाया। सफेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर के हाथ में एक चार्ट था और उसका चेहरा गंभीर था। आरव शर्मा के परिवार वाले कौन हैं? जी, मैं उसकी मां हूं। मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। डॉक्टर ने चार्ट देखते हुए समझाना शुरू किया।
मरीज को जन्मजात कार्डियक कंडक्शन डिसऑर्डर लग रहा है। यह बीमारी ज्यादातर आनुवंशिक होती है और खासकर पिता की तरफ से विरासत में मिलने की संभावना ज्यादा होती है। सही निदान और इलाज के लिए हमें बच्चे के असली पिता के मेडिकल रिकॉर्ड या जेनेटिक टेस्ट की जरूरत होगी। डॉक्टर का हर एक शब्द इमरजेंसी रूम के कॉरिडोर में भारी पड़ रहा था। मीरा अपने होंठ काटते हुए फर्श को घूर रही थी और अर्जुन उसे दुख भरी नजरों से देख रहा था। नानी ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, तो क्या हमें बच्चे के पिता को ढूंढना होगा? हाँ, अगर संभव हो तो यही सबसे अच्छा रहेगा। जेनेटिक टेस्ट से हम सही कारण का पता लगा सकते हैं, जिससे इलाज की दिशा तय करना बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर के वापस जाने के बाद कॉरिडोर में एक भारी खामोशी छा गई। मीरा सिर झुकाए रो रही थी और नानी उसकी पीठ सहला रही थी। काफी देर तक झिझकने के बाद मीरा ने आखिरकार सिर उठाया। आंसुओं से भीगे चेहरे से अर्जुन को देखते हुए उसने कांपते होठों से कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मुझे यह ऐसे कहना पड़ रहा है। मीरा ने एक गहरी सांस ली। आरव, आरव तुम्हारा बेटा है। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। अर्जुन को इसका कुछ अंदेशा तो था, लेकिन जब उसने यह खुद सुना तो उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसका एक बेटा था और वह भी वही बहादुर बच्चा जिसने उसकी जान बचाई थी, वही उसका असली बेटा था। क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन की आवाज में दर्द था। उसमें नाराजगी, दुख और एक अजीब सी तड़प मिली हुई थी। मीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, जब मैं गई थी मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकती थी। तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा है। मेरे लिए? मेरे बच्चे को मुझसे छिपाना मेरे लिए अच्छा था? अर्जुन की आवाज में गुस्सा था, लेकिन फिर उसे जासूस की सुनाई हुई रिकॉर्डिंग याद आ गई। ससुर की धमकी, मीरा की मां के आंसू और अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हें जाना होगा वाला क्रूर सौदा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची और फिर धीरे से खोली। मैं टेस्ट करवाऊंगा, अभी, इसी वक्त, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा और मीरा ने हैरान होकर उसे देखा। क्या तुम सच में ठीक हो? अगर यह बात बाहर फैल गई तो? अगर आरव मेरा बेटा है तो यह मेरा फर्ज है। अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जेनेटिक टेस्ट की रिक्वेस्ट की। खून का सैंपल देते समय उसके मन में अजीब भावनाएं थीं। डर, उम्मीद और एक अनजाना सा पितृत्व का एहसास उसके दिल में उमड़ रहा था। टेस्ट के नतीजे आने में 3 दिन लगे। उन 3 दिनों में अर्जुन हर दिन अस्पताल आता और आरव के कमरे के दरवाजे पर झिझकता। जब तक कुछ पक्का नहीं हो जाता, वह बच्चे के पास जाने से हिचकिचा रहा था। जिस दिन नतीजे आए, डॉक्टर ने अर्जुन और मीरा को अपने ऑफिस में बुलाया। मेज पर रखी फाइल खोलते हुए डॉक्टर ने कहा, टेस्ट के नतीजों के अनुसार 99% संभावना है कि आप ही पिता हैं। यह निश्चित है कि मिस्टर अर्जुन सिंह मल्होत्रा ही आरव शर्मा के बायोलॉजिकल पिता हैं। आधिकारिक पुष्टि मिलते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। आरव ने अकेले इस बीमारी का सामना किया, बिना पिता के बड़े होते हुए जो अकेलापन सहा, उन सभी पलों को खो देने का अफसोस उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। और एक बात और बतानी है, डॉक्टर ने एक और चार्ट निकालते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन सिंह के परिवार की मेडिकल हिस्ट्री देखने पर पता चला है कि आपके पिताजी को भी बचपन में इसी तरह के लक्षण थे। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है अगर समय पर पता चल जाए। एक सर्जरी के बाद वह काम के, अगर आपके मानती समान की तारा, पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। यह सुनकर मीरा ने राहत की सांस ली। अर्जुन को भी थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन साथ ही एक और भावना उमड़ी। जिस बीमारी का सामना उसके पिता और उसने आसानी से कर लिया था, उसी बीमारी से उसका बेटा तकलीफ उठा रहा था। यह हकीकत उसे बहुत दर्द दे रही थी। ऑफिस से निकलकर आरव के कमरे की ओर जाते हुए अर्जुन ने मीरा से पूछा, क्या आरव जानता है कि मैं उसका पापा हूं? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं बताया। बस यही कहा कि पापा भगवान के पास चले गए हैं। ऐसा झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि यही बेहतर होगा। एक ऐसे पापा से जो जिंदा तो है पर मिल नहीं सकता, एक ऐसा पापा अच्छा है जो आसमान से उसे देख रहा है। मुझे लगा कि इससे उसे कम दुख होगा। मीरा के जवाब पर अर्जुन कुछ नहीं कह सका। वह अपने तरीके से बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, भले ही इससे एक और घाव मिला हो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर
अर्जुन एक पल के लिए झिझका। अंदर से आरव की धीमी खांसी की आवाज आई। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ, अब से वह सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ नहीं, बल्कि एक बच्चे का पिता भी है। और यह जिम्मेदारी किसी भी पद से ज्यादा भारी और कीमती है। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही बिस्तर पर लेटे आरव ने आंखें खोलीं। पीले चेहरे के बावजूद आरव ने अर्जुन को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। अंकल, आप आ गए? उस मासूम पुकार पर अर्जुन का दिल टूट गया। जिस बच्चे को उसे पापा कहना चाहिए था, वह उसे सिर्फ एक मददगार अंकल के रूप में जानता था। यह सच्चाई बहुत दुखद थी। अर्जुन बिस्तर के पास बैठकर आरव का छोटा सा हाथ सावधानी से पकड़ा। आरव, अंकल तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, मैं वादा करता हूं। आरव ने सिर हिलाया और अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस छोटे से हाथ की गर्मी अर्जुन के दिल की गहराइयों तक पहुंच गई। उसे लगा जैसे 7 साल का खालीपन धीरे धीरे भर रहा हो। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था। कमरे में फैलती लाल रोशनी में तीनों की परछाइयां एक हो गईं। भले ही वे अभी एक दूसरे को परिवार नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके बीच एक अटूट रिश्ते का धागा मजबूती से बंध चुका था। आरव की सर्जरी के कुछ दिन बाद, जब वह रिकवरी रूम में था, अर्जुन के फोन पर जासूस का एक अर्जेंट मैसेज आया। मैसेज छोटा और सीधा था, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। सर, निर्णायक सबूत मिल गया है, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूं। अर्जुन ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए मीरा से धीरे से कहा, मैं बस अभी आता हूं, एक जरूरी काम आ गया है। मीरा ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने महसूस किया कि अर्जुन की आंखों में कुछ बदल गया है, जैसे कोई बहुत लंबे समय से रखी हुई तलवार निकालने जा रहा हो। 1 घंटे बाद अस्पताल के पास एक शांत कैफे के कोने में अर्जुन और जासूस आमने सामने बैठे थे। जासूस ने एक मोटी फाइल धीरे धीरे निकालते हुए कहा, सर, अब सारी पहेली सुलझ गई है। प्रिया मैडम और रोहन खन्ना की हत्या की साजिश के साथ साथ हम उनके अकाउंटिंग फ्रॉड और गबन को भी साबित कर सकते हैं। जासूस की उंगली एक और कागज की ओर इशारा कर रही थी। वह एक बैंक स्टेटमेंट था और इस साजिश में इस्तेमाल हुआ पैसा रोहन खन्ना की एक शेल कंपनी से आया था। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी की असली मालिक प्रिया मैडम है। अर्जुन के हाथ में पकड़ा कॉफी का कप हल्का सा कांप गया। यह एक अपेक्षित विश्वासघात था, लेकिन इसे इतने स्पष्ट सबूत के साथ देखना उसके दिल के एक हिस्से को तोड़ रहा था। और भी है। जासूस ने अपना फोन निकालकर एक ऑडियो फाइल चलाई। रिकॉर्डिंग में थोड़ा शोर था, लेकिन दोनों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। पहले प्रिया की आवाज आई, रोहन, क्या सच में सब ठीक होगा? अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? इसके बाद रोहन की धीमी और आत्मविश्वास से भरी आवाज आई, चिंता मत करो, बोर्ड के आधे से ज्यादा लोग पहले ही हमारी तरफ हैं। बस अर्जुन के रास्ते से हटते ही तुम एक विधवा और सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी। प्रिया की घबराई हुई सांसों की आवाज सुनाई दी, फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किसी की जान लेना, अब ऐसी बातें मत करो। यह प्लान तुमने ही तो सुझाया था। अर्जुन सिंह मल्होत्रा वैसे भी न तो मेरा पति है और न ही अनाया का पिता। हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए यह करना ही होगा। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर कैफे में सन्नाटा छा गया। दूर से सिर्फ कॉफी मशीन की धीमी आवाज आ रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उनके शब्दों की गूंज उसके कानों में एक जहरीले तीर की तरह चुभ रही थी। यह कब रिकॉर्ड किया गया था? अर्जुन ने मुश्किल से पूछा। घटना से 2 दिन पहले यह कंस्ट्रक्शन साइट के अस्थायी ऑफिस में रिकॉर्ड किया गया था। प्रिया मैडम की सेक्रेटरी ने इसे चुपके से रिकॉर्ड किया था। शायद उसे भी खतरा महसूस हो रहा था। जासूस ने एक और फाइल निकालते हुए कहा, और यह पिछले 3 सालों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। इसमें रोहन खन्ना द्वारा बनाई गई फर्जी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियों के जरिए कंपनी का पैसा निकालने का ब्यौरा है, और प्रिया मैडम ने बोर्ड के वोटिंग अधिकारों में हेरफेर करके अपने पक्ष में प्रस्ताव पास करवाए। गबन और धोखाधड़ी के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने के लिए यह काफी है। अर्जुन ने धीरे धीरे फाइलों के पन्ने पलटे। हर पन्ने के साथ उसे यह साफ दिख रहा था कि उसे कितने शातिर तरीके से धोखा दिया गया था। बोर्ड मीटिंग में जिन प्रस्तावों का उसने विरोध किया था, वे कैसे पास हो गए, सुरक्षा बजट क्यों लगातार कम किया गया, सब कुछ अब साफ था। क्या गवाह तैयार हैं?
अर्जुन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प था। हाँ सर, प्रिया मैडम की सेक्रेटरी और रोहन खन्ना के 2 कर्मचारी गवाही देने के लिए तैयार हैं। वे भी अब और अपराधी बनकर नहीं रहना चाहते। खासकर प्रिया मैडम की सेक्रेटरी। उसका कहना है कि उसे भी धमकाया गया था और वह खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की सोच रही है। जासूस की बात सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया। आखिरकार सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब बस आखिरी सामना बाकी था। पुलिस को सौंपने से पहले मैं उनसे खुद मिलना चाहता हूं, अर्जुन ने उठते हुए कहा। सर, क्या यह खतरनाक नहीं होगा? कोई बात नहीं, यह अंत देखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं कि वे क्या कहते हैं, वे क्या बहाने बनाते हैं। 2 दिन बाद अर्जुन ने प्रिया को घर पर मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि एक जरूरी बात करनी है, इसलिए रोहन को भी साथ ले आए। प्रिया को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। बल्कि वह सोच रही थी कि इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन को बोर्ड के प्रस्तावों के लिए मना लेगी। शाम 7 बजे पेंट हाउस के लिविंग रूम में अर्जुन, प्रिया और रोहन आमने सामने बैठे थे। अनाया नैनी के साथ ऊपर अपने कमरे में थी। अर्जुन आराम से सोफे पर बैठकर उन दोनों को देख रहा था। प्रिया अब भी शान से बैठी थी और रोहन सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। अर्जुन, अचानक रोहन जी को भी क्यों बुलाया है? प्रिया ने पहले पूछा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक सतर्कता महसूस हो रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कॉफी का कप नीचे रखते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों को दिखाने के लिए कुछ है, कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें। जैसे ही अर्जुन ने मेज पर एक फाइल रखी, प्रिया और रोहन के चेहरे का रंग बदल गया। अर्जुन ने पहली फाइल निकालते हुए शांति से कहा, यह कंस्ट्रक्शन साइट की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें लिफ्ट से छेड़छाड़ करने वाले लोग साफ दिख रहे हैं, और हाँ, यह उनके फोन कॉल्स का रिकॉर्ड है। रोहन जी, आपने घटना से 1 रात पहले उनसे 3 बार बात की थी। रोहन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, यह एक गलतफहमी है। मैं बस काम के शेड्यूल के बारे में पूछ रहा था। काम का शेड्यूल आप सुबह 2 बजे पूछते हैं? अर्जुन की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें एक ठंडा गुस्सा था। और यह तो और भी मजेदार है, तुम दोनों की रिकॉर्डिंग। अर्जुन ने अपना फोन निकालकर ऑडियो फाइल चलाई और लिविंग रूम में प्रिया और रोहन की आवाजें गूंजने लगीं। बस कल का दिन निकल जाए, फिर हमारी मनचाही कुर्सी पर हमारा आदमी बैठेगा। अर्जुन के रास्ते से हटते ही तुम एक विधवा और सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी। रिकॉर्डिंग के दौरान प्रिया सोफे पर जम गई और कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे से खून गायब हो गया था और वह अनजाने में अपने कपड़े भींच रही थी। रोहन अचानक उठकर चिल्लाया, यह सब झूठ है। जिसने भी यह बनाया है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बैठ जाओ। अर्जुन की धीमी आवाज पर रोहन सहम गया। यह झूठ नहीं है, यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं रोहन जी। आवाज का विश्लेषण भी हो चुका है और उस समय की स्थिति की गवाही देने के लिए भी कोई है। प्रिया मैडम की सेक्रेटरी। प्रिया ने एक दबी हुई चीख निकाली। अंजू ने धोखा दिया। धोखा कहने से पहले, क्या आपने मुझे धोखा नहीं दिया प्रिया मैडम? अर्जुन ने एक एक करके और फाइलें रखनी शुरू कर दीं। अकाउंटिंग फ्रॉड का रिकॉर्ड, फर्जी कंपनी के जरिए पैसे निकालना, बोर्ड के वोटों में हेरफेर, सारे सबूत यहां हैं। 3 सालों में 200 करोड़ से ज्यादा का गबन किया गया है। रोहन ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बहाने बाद में पुलिस के सामने दीजिएगा, अभी मुझे कुछ पूछना है। अर्जुन ने सीधे प्रिया को देखा। प्रिया मैडम, यह कब से शुरू हुआ? आपने मुझे मारने की योजना कब से बनाई? प्रिया जवाब नहीं दे सकी। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वे सच्चे थे या डर की वजह से। काफी देर की खामोशी के बाद प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, शुरू में ऐसा कोई इरादा नहीं था। सच कह रही हूं, मैं बस कंपनी के फैसलों में अपनी आवाज बुलंद करना चाहती थी। तो तुमने अपने पति को मारने की कोशिश की? अर्जुन की आवाज में पहली बार भावनाएं थीं। गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दुख। हमारी शादी प्यार से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे पर कम से कम भरोसा तो रखना चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि तुम मेरी जान लेने पर तुल गईं? प्रिया ने सिर उठाकर अर्जुन को देखा।
आंसुओं से भीगे चेहरे पर नाराजगी और पछतावा मिला हुआ था। तुम नहीं समझोगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी परछाई बनकर जीना कितना मुश्किल होता है। बोर्ड में नज़रअंदाज किया जाना और घर पर यह जानते हुए भी चुप रहना कि तुम्हारे दिल में कोई और औरत है, यह कितना दर्दनाक होता है। तो तुमने धोखा दिया और हत्या की योजना बनाई। अर्जुन की बात पर प्रिया चुप हो गई। उसके पास अब कोई बहाना नहीं था। तभी रोहन अचानक घुटनों के बल बैठ गया। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिया मैडम ने मुझे उकसाया था, मैं यह नहीं करना चाहता था। अब दूसरों पर इल्जाम मत डालिए रोहन जी, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। रोहन का चेहरा बिगड़ गया। उसने प्रिया की ओर मुड़कर चिल्लाया, यह सब तुमने ही तो शुरू किया था। तुमने ही कहा था कि अर्जुन को रास्ते से हटाते ही कंपनी हमारी हो जाएगी। रोहन। प्रिया ने अविश्वास से रोहन को देखा। जिस आदमी को वह अपना प्यार समझती थी, वह मुसीबत में उसे धोखा दे रहा था। अर्जुन यह सब देखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। एक दूसरे को धोखा देते हुए तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो। वही लोग जिन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का दावा किया और मुझे मारने की कोशिश की। अर्जुन अपनी सीट से उठकर खिड़की के पास गया। मुंबई की रात की रोशनी में उसका अक्स धुंधला दिख रहा था। असल में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किसी और बात पर है। अर्जुन ने धीरे से मुड़कर प्रिया को देखा। अनाया की वजह से प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन चुप हो गई। अर्जुन ने कहना जारी रखा, मैं शुरू से जानता था कि अनाया मेरी बेटी नहीं है। वह मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे का कोई दोष नहीं होता, इसीलिए मैंने 5 सालों तक एक पिता होने की पूरी कोशिश की। अर्जुन। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सच में माफ कर दो, सच में। लेकिन प्लीज अनाया के बारे में सोचकर मुझे माफ कर दो। उसका कोई दोष नहीं है। और जैसा कि तुमने कहा, वह 5 साल तक तुम्हारी बेटी बनकर रही है। अगर यह बात बाहर आई तो उसे एक कातिल की बेटी कहा जाएगा। प्लीज अनाया के भविष्य के बारे में सोचो। अर्जुन की आवाज भर्रा गई। मेरा असली बेटा आरव 7 साल तक बिना पिता के रहा और दिल की बीमारी से जूझता रहा। क्या तुम जानती हो कि अस्पताल के खर्चों के लिए उसकी माँ और नानी ने कितनी मेहनत की है? और उस दौरान तुम मेरे पैसों पर ऐश करती रहीं और किसी और के बच्चे को पालती रहीं। प्रिया ने सिर झुकाकर सिर्फ सिसकियां भरीं। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पुलिस आ गई थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और 2 पुलिस वाले अंदर आए। प्रिया कपूर और रोहन खन्ना, आपको हत्या की कोशिश, गबन और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में प्रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक समय की ग्लैमरस बिजनेस वूमन का कोई निशान नहीं बचा था, बस एक कमजोर और पीला चेहरा था। जब जज ने आरोप पढ़े तो प्रिया ने सिर झुकाकर सिसकियां भरीं। मैंने गलती की, यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ। लेकिन कोर्ट सख्त था। आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत लालच के लिए एक व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की, कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया और अनगिनत मजदूरों की सुरक्षा को खतरे में डाला। यह एक अक्षम्य अपराध है। अंतिम फैसले में प्रिया को 15 साल और रोहन को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए प्रिया ने दर्शकों में बैठे अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में नाराजगी, पछतावा और गहरा दुख था। उसके होंठ हिले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं आई। लेकिन अर्जुन समझ गया। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा घुमाया और कोर्ट से बाहर चला गया। बाहर पत्रकारों की भीड़ थी, लेकिन अर्जुन ने संक्षेप में कहा, मुझे लगता है कि न्याय हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया में जिन बच्चों को चोट पहुंची है उनके बारे में सोचकर मेरा दिल भारी है। अब से कंपनी और भी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चलाई जाएगी। उस शाम अर्जुन अस्पताल गया जहां आरव था। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि आरव बिस्तर पर बैठकर एक कहानी की किताब देख रहा था। बगल में मीरा सेब छील रही थी। पापा, आरव ने हाथ हिलाया। अब आरव अर्जुन को पापा कहने लगा था। सच्चाई जानने के बाद अर्जुन और मीरा ने मिलकर आरव को सब कुछ समझाया था। शुरू में आरव थोड़ा उलझन में था, लेकिन जल्द ही उसने स्वीकार कर लिया। अंकल ही मेरे पापा हैं? वो भगवान के पास नहीं गए, यही है? यह तो बहुत अच्छी बात है। आरव की मासूम खुशी पर अर्जुन और मीरा एक साथ रो पड़े थे। अर्जुन आरव के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्द ही डिस्चार्ज हो सकता हूँ, तो क्या मैं पापा, मम्मी और नानी के साथ रह सकता हूँ? अर्जुन ने मीरा को देखा। मीरा ने भी अर्जुन को देखकर मुस्कुराया। उनके बीच अभी भी बहुत सी बातें सुलझानी थीं, लेकिन वे पहले ही एक परिवार बनने का फैसला कर चुके थे। हाँ, हम चारों साथ रहेंगे। अर्जुन के जवाब पर आरव खुशी से उछल पड़ा। साथ रहेंगे की बात सुनकर हैरान हुई नानी से अर्जुन ने कहा, सासू माँ, अब मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं अब तक एक बहुत बुरा दामाद था। नानी ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। वह अनाया से मिलने गया। अनाया की स्थिति जानने के बाद मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा था, अर्जुन, अनाया भी एक शिकार है। उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। अर्जुन ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। लेकिन अनाया मेरी असली बेटी नहीं है। वह प्रिया और रोहन की बेटी है। लेकिन उसने 5 साल तक आपको पापा कहा है। वह समय झूठा नहीं था। उस बच्ची के दिल में अब भी आप ही उसके पापा हैं। मीरा की बात सुनकर अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। 5 सालों के पल उसे याद आ गए। जब अनाया ने पहली बार चलना सीखा था, जब वह स्कूल गई थी, जब वह बीमार होकर रोते हुए उससे लिपट गई थी। वे सारे पल झूठे नहीं थे, कम से कम बच्ची के लिए तो नहीं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसा कहा, अर्जुन ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं उस बच्ची को जिंदगी भर नजरअंदाज कर देता, गुस्से की वजह से, अपने स्वाभिमान की वजह से। लेकिन तुम सही हो, अनाया का कोई दोष नहीं है। मीरा मुस्कुराई। मैं चाहती हूं कि हम सब साथ रहें, आरव भी और अनाया भी। परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता। इस बात पर अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे अनाया को ले आना चाहिए। यह हम सबके लिए एक नई शुरुआत का समय है। जब अर्जुन ने एक रिश्तेदार के घर का दरवाजा खटखटाया तो एक कमजोर सी दिख रही अनाया ने दरवाजा खोला। पापा। अनाया की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। जिस इंसान को उसने 5 साल तक पापा कहा था, वह असल में उसका असली पिता नहीं था। यह अब वह जान चुकी थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्जुन को और क्या कहकर बुलाए। अनाया, घर चलोगी? अर्जुन की बात पर अनाया की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? लेकिन मैं तो आपकी असली बेटी नहीं हूं। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर अनाया की आंखों में देखने लगा। हाँ, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन 5 सालों तक हम एक परिवार थे। वह झूठा नहीं था। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने बुरा काम किया, फिर भी सब लोग मुझे एक अपराधी की बेटी कहते हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अर्जुन ने अनाया को कसकर गले लगा लिया। अनाया अर्जुन के सीने से लगकर बहुत देर तक रोती रही। इस तरह अनाया वापस अर्जुन के घर आ गई। मीरा ने अनाया का गर्मजोशी से स्वागत किया। अनाया, अब से हम एक परिवार हैं। आरव भैया भी हैं और हम सब साथ रहेंगे। शुरू में अनाया और आरव थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन बच्चे बड़ों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। आरव ने पहले अनाया की ओर हाथ बढ़ाया। मैं आरव हूं, अब से हम अच्छे दोस्त रहेंगे। अनाया ने भी सावधानी से हाथ मिलाया। हाँ भैया। उस शाम 5 लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे। यह एक साधारण डिनर था, लेकिन यह किसी भी शानदार दावत से ज्यादा गर्मजोशी भरा था। अर्जुन आरव और अनाया को हंसते बात करते हुए देख रहा था। मीरा भी मुस्कुराते हुए बच्चों की देखभाल कर रही थी। क्या हम खुशी से रह पाएंगे? मीरा ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, बिल्कुल। यह तो बस शुरुआत है। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था। लाल रंग की शाम की रोशनी लिविंग रूम में फैल रही थी और एक नए परिवार की पहली शाम शांति से बीत रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करें, और अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम कामना करते हैं कि आपकी वह इच्छा पूरी हो।